बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम। वेलकम करना चाहूँगी पीटीवी होम के व्यूअर्स को एंड पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को। आई होप कि आप सबकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। और आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है। अब आप कहेंगे ये इतनी एक्साइटमेंट की क्या बात है? वही जो भी दिन होता है उसकी बात तो ज़रूर करते हैं। जिस तरह आज इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। अब बेसिकली कॉफ़ी एक ऐसी अमेजिंग ड्रिंक है जिसको हम शायद कभी उसकी इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान और एटलीस्ट साउथ एशिया में ज़्यादा चाय पीने का रुझान है। लेकिन क्योंकि कॉफ़ी की हम बात करें तो कॉफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। कॉफ़ी 850 CE में इथोपिया में ईजाद हुई, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली बकरों को बेसिकली इन्होंने अपने बकरों को लाल कॉफ़ी के फल खिलाए और महसूस किया कि वो पहला से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। यानी कि कॉफ़ी में कोई ऐसी चीज़ है जो एनर्जी देती है। अब हमें पता है वो चीज़ बेसिकली तो कैफ़ीन है। यूरोप, अमेरिका, एशिया में तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी को इंजॉय किया जाता है और लोग उसको बड़ा रेगुलर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब पाकिस्तान में भी कॉफ़ी की यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये बात गलत नहीं होगी। आपने चाहे घर के किचन में कॉफ़ी बनानी हो या आपने किसी 5 स्टार होटल में बनानी हो, बल्कि कल ही मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस बना रही थी अपने चैनल के लिए, तो मैंने बाकायदा 3 डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ बनानी सिखाई। क्यों? क्योंकि बात यह है कि कॉफ़ी एक बड़ी ट्रेंडिंग में और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो और हर बंदे के मिजाज के हिसाब से बनाई जा सकती है। लोग जो कहते हैं ना कॉफ़ी बड़ी कड़वी होती है या बड़ी कौड़ी होती है, तो कॉफ़ी एक्चुअली बड़े मज़े की होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़ इट। और कॉफ़ी आप अगर देखें तो आज के ज़माने में पीने के लिए तो अपनी जगह, मीठे में भी इस्तेमाल होती है, नमकीन खानों में भी कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉफ़ी को स्किन के प्रोडक्ट्स में, स्क्रब्स वगैरह में, अगेन कल मैं वीडियो बना रही थी तो मैं हंस रही थी कि आज तो हम कॉफ़ी ही हो गए। कॉफ़ी स्क्रब्स वगैरह भी फिर मैंने कॉफ़ी स्क्रब और कॉफ़ी मास्क भी बनाना सिखाया। आईज़ के लिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई। तो कॉफ़ी आपके स्किन पे लगाने के लिए भी, बॉडी पे लगाने के लिए भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब कॉफ़ी की अगर हम प्राइस की बात करें तो कॉफ़ी की प्राइस पूरी दुनिया में वेरी करती है। क्वालिटी, असल, उसका प्रोसेसिंग मेथड। जैसे चाय तो चले नॉर्मली जो एक मिलती है थोड़ी सी उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन कॉफ़ी के ब्लेंड्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी महंगी होगी और कितनी नहीं होगी। अब कॉफ़ी की बात करी हूँ तो चले कुछ कॉफ़ी के फ़ायदे भी आपको बता देती हूँ। कॉफ़ी के बेनिफिट की अगर बात करें तो वो आपको एनर्जी देता है, सबसे पहले जो कैफ़ीन से आपको मिलती है, और उसके साथ आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए कॉफ़ी बेहतरीन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में आप 4 दफ़ा कॉफ़ी बना के दूध में घोल घोल के उसको पिएं। ब्लैक कॉफ़ी वेट लॉस में हेल्प करती है। अगर आप कॉफ़ी में दूध डाल देते हैं तो वो फिर एक पूरी मील बन जाती है, तो ये भी याद रखें। बहुत से लोग कहते हैं वो मैं बड़ी डाइटिंग कर रही हूँ, मैं तो हर रोज़ 3 कप कॉफ़ी की पीती हूँ, और वो 3 कप कॉफ़ी के जिस तरह हम दूध पत्ती बनाते हैं उस तरह कैफ़े लाते जो बेसिकली दूध बेस्ड कॉफ़ी होती है वो पीते हैं, तो वो फिर डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल नहीं है। कॉफ़ी पैरालिसिस की रिस्क को कम करता है। सोचें, कॉफ़ी ब्लड में शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, डिप्रेशन को कम करता है, कॉफ़ी कैंसर की रिस्क को भी कम करता है, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड कॉफ़ी डे मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा कुछ कॉफ़ी के फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों, अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ, जो सारे कॉफ़ी तो बड़े शौक़ से पीते हैं अब, लेकिन कुछ उसकी बैक स्टोरी भी जानना ज़रूरी है। तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब मैं चाहूँगी कि ज़रा अनम शेख की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत से काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह। आज आप क्या बना रही हैं, क्योंकि आज हमने आपसे अगेन ऑन ग्राउंड कुकिंग लेसन लेने हैं। बिल्कुल, आज हम एक बड़ी ही ज़बरदस्त डिश बनाने जा रहे हैं। शाही दाल बनाएंगे, लेकिन शाही दाल को हम अकेले प्रेजेंट नहीं करेंगे। शाही दाल के साथ जो है उसके अदर आप कह रहे हैं ऑन साइड्स, जो साइड्स हैं उसकी, उसमें हम आपको अचारी मिर्चें देंगे जो मैंने खुद से प्रिपेयर की हैं, उसमें कोई भी बाज़ारी मसाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद उसके साथ ऑन साइड पापड़ होंगे, उसके साथ सैलड होगा,
और क्योंकि मैंने जैसे कहा कि थाल स्टाइल होता थाल है। स्टाइल, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसके अंदर मीट का कंटेंट मिसिंग है, तो मैंने इसके अंदर एक चिकन रोस्ट भी ऐड कर दिया है। और साथ में हम इसके साथ ज़ीरा राइस नहीं बनाएंगे, हम रेगुलर जो वाइट राइस, बॉइल्ड राइस होते हैं वो क्योंकि देखिए बनाएंगे। दाल के साथ आप कुछ भी कह ले, ज़्यादा से ज़्यादा तड़के वाले चावल मज़े के लगते हैं, लेकिन दाल और चावल बाय द वे व्यूअर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल ऐसे। सैलेड के साथ ले लें तो बेस्ट चीज़ है। आप देखिए बात करते हुए मुंह में पानी आ गया, क्योंकि दाल चावल या दाल रोटी एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो हर बंदे की ऑलमोस्ट फेवरेट होती है, और अगर फेवरेट ना भी हो तो खाते हुए कम से कम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती। एंड देन उसके साथ ऑफ कोर्स लाइक यू सेड आप रोस्ट भी बनाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हम आपको ऑन एयर ब्रेक के बाद बनानी सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा अनम, जहाँ पे हम और बातें करते हैं वहाँ पे मैं ज़रा वेट लॉस की भी बात करना चाहूँगी। आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, बहुत मुझसे आप लोग पूछ रहे होते हैं वेट लॉस क्या करें, और कोई ऐसी चीज़ बताए जो हम कंज्यूम कर सकें। सो स्लिम फास्ट ड्रॉप्स एक्सट्रीम, आज मैं इनकी आपसे बात करना चाहूँगी। 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपके फ़ैट को बर्न करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 7 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो क्लिनिकली प्रूवन है, तो ये कोई एवं ही हम कोई वो बात नहीं करें, ये क्लिनिकली प्रूवन है, टेस्ट करके उसके बाद ये चीज़ मार्केट में आई है, राइट। सो इट इज़ अ प्रॉपर प्रोडक्ट दैट यू कैन गो एंड बाय। 100% नेचुरल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप ये लेंगे तो आपकी हालतें ख़राब हो रही हैं, हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही हैं, इस किस्म की नॉनसेंस वाले मसले आपको नहीं होंगे, जो बहुत सी ऐसी मार्केट में दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके होते हैं। बट स्लिम फास्ट ड्रॉप्स एंड स्लिम फास्ट ड्रॉप्स एक्सट्रीम से आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इसके अंदर क्योंकि शामिल हैं एप्पल साइडर विनेगर, आपको पता है सेब के सिरके की बड़ी तारीफ़ की जाती है, गार्सिनिया ये भी एक बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है, लिक्रिश रूट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, लिक्रिश रूट यानी कि सौंफ की जो जड़ होती है, राइट। देन आप बात करें अगर जिंजर एक्सट्रैक्ट की, तो अदरक, इसके अंदर दारचीनी है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों की ब्लेंड है। एंड बाय द वे कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं इसके अंदर। सो वही जो मैं बात करी थी ना, आज वर्ल्ड कॉफ़ी डे भी है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो इसके अंदर कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। एंड सिंपल से बेसिकली ये ड्रॉप्स हैं और ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। आप अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं, आप इस प्रोडक्ट को चाहे अपने पर्स में कैरी कर लें, चाहे आप इसको अपने बेड साइड टेबल पे रख लें, चाहे आप अपने डाइनिंग के टेबल पे रख लें। दीज प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग और कोई इतना डिफ़िकल्ट टू कैरी भी नहीं है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और फिर मैं आपको इसके बेनिफिट्स फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स जो बेसिकली 0.5 ml बनते हैं, ठीक है। 10 ड्रॉप्स आपने 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद खाने के लेने हैं, यानी कि अगर खाने से पहले आपको याद है तो आप ले लें अपने 10 कतरे डाल के, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए तो डजंट मैटर, खाने के बाद भी आप ले सकते हैं 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। या आप किसी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हिदायत पे भी अमल करके इनको फॉलो कर सकते हैं। ड्रॉप्स को आपने ज़बान के नीचे रखना है, जिसको हम सब लिंगुअल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़बान के नीचे। सो आपकी टंग है ना, ज़बान के नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का तालू जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपने 10 ड्रॉप्स जो हैं वो डालें। ज़रा अनम की कोई हालत देखे, इतने गौर से ना मुझे ऐसे देख रही है, अच्छा ये करना है फिर ऐसे करना है। ड्रॉप्स को ज़बान के नीचे आपने 10 सेकंड तक रखना है और फिर 10 मिनट तक खाने पीने की आपको फिर इजाज़त नहीं है, राइट। सो आपने या तो खाने से 10 मिनट पहले आपने ये कर लिया अमल और उसके बाद खाना खा लिया, या आपने खाना खाने के बाद 10 मिनट खाना खाने के बाद आपने ये सारी चीज़ करके फिर उसके बाद 10 मिनट तक और कुछ आपने खाना पीना नहीं है। अच्छी तरह मिक्स करें, यानी कि ये देखें ना, ऐसे करके आपने अच्छे से इसको शेक किया और फिर आपने 10 ड्रॉप्स ले लिए। जस्ट शेक इट वेल लाइक दिस एंड देन 10 ड्रॉप्स, दैट्स इट, रियली दैट सिंपल। और ये दिन में आपने 2 दफ़ा करना है, यानी कि आप लंच एंड डिनर के बाद अगर ये अमल कर लेते, क्योंकि नाश्ता अगर वैसे भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं लेते। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपनी डाइट का आप ख्याल रखें, यानी कि थोड़ी सी जो है अपने अंदर जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं उनको ज़रा कम करें। ये पाकिस्तान का स्लिम फास्ट ड्रॉप्स एक्सट्रीम पाकिस्तान के नंबर 1 वेट लॉस ब्रांड है। 2.5 मिलियन से ज़्यादा खुश कस्टमर्स की फीडबैक, 30 दिन के फ्री डाइट प्लान के साथ आता है, यानी कि आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आपको साथ में होता है ना कि यूजुअली इस तरह की चीज़ बंदा स्टार्ट करे तो फिर आपको अलहदा से जाके न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान लेना पड़ता है, उसका अलहदा खर्चा होता है। ये कुछ ऑल एंड ऑल है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और हेल्थ
प्रोफेशनल्स ट्रस्ट करते हैं इस ब्रांड को, और आपको डाइट प्लान भी दिया जाएगा साथ में 30 दिन का फ्री ट्रायल, तो आपको मज़ीद और मौका मिलेगा अपने आप को अपने वेट लॉस को इन्हांस करने का। फ़ायदों की बात करूं तो 5 गुना ज़्यादा तेज़ फैट बर्नर है। इमेजिन 5 टाइम्स फास्टर देन एनी अदर फैट बर्नर। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको वेट लॉस मिलता है। थर्मोजेनिक कैलोरी बर्न यानी कि आपकी 3500 से लेके 4000 कैलोरीज पर डे बर्न होती हैं, यानी कि जो आपने खाई हैं वो भी बर्न होंगी और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो भी बर्न होगी, यानी वेट लॉस तो होगा। आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी कि आपके निज़ाम हज़म को जो है ये बहुत बेहतर करता है और मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ करता है। आपकी भूख को कम करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म तेज़ हो गया, यानी कि वेट लॉस का अमल स्टार्ट हुआ, और आपकी भूख भी कम हो गई, यानी कि आप नेचुरली ही खाना कम खाएंगे, और ये आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपको एनर्जी देता है। 7 दिन में इसके रिजल्ट्स आपको नज़र आने शुरू होंगे। कंपनी का ये क्लेम है कि आप इसको ट्राई करें, अब फिट रहेगा पाकिस्तान। सो डेफिनेटली ट्राई द एक्सट्रीम ड्रॉप्स, बेसिकली स्लिम फास्ट ड्रॉप्स, 5 टाइम्स ज़्यादा आपको फास्ट इसमें फास्ट फैट बर्नर एंड एक्सट्रीम है ये, तो यानी कि ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट, और बल्कि हमारे साथ भी फिर फीडबैक शेयर कीजिएगा, बिकॉज 2.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स एंड उनकी पॉजिटिव फीडबैक तो कंपनी ब्रांड के पास है, लेकिन आपकी भी फीडबैक एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली ट्राई द स्लिम फास्ट एक्सट्रीम ड्रॉप्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम उन लोगों को, उन पर्सनालिटीज़ को एक्नॉलेज करें, उन्हें याद रखें, उन्हें खराज तहसीन पेश करें जो हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं या किसी भी तरीके से उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। तो एक बेहतरीन फिल्म एक्टर की आज डेथ एनिवर्सरी है, सैयद कमाल की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप बेहतरीन फिल्म एक्टर तो थे और 27 अप्रैल 1937 में आप पैदा हुए। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ जब किया तो उसके बाद आपने 80 से ज़्यादा फ़िल्मों में एक्टिंग की। आशियाना, ज़माना क्या कहेगा, ऐसे भी होता है, हनीमून, भाई बहन, कुछ आपकी मूवीज़ का नाम है। कमाल का शो पीटीवी पे आपने होस्ट किया और वो भी बहुत फेमस हुआ। आपको निगार अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1 अक्टूबर 2009 में आपकी डेथ हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में अनम हमें बताएंगी कि ये जो एक शाही दाल प्लेटर टाइप चीज़ ये बनाना चाह रही हैं वो कैसे बनेगी। एंड अगेन शर्त ये होती है कि अनम ऑनर जो मर्ज़ी सिखाना है सिखाओ, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में चीज़ें रेडी होनी चाहिए जितनी देर में हमारा शो मुकम्मल होता है। क्योंकि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी टीवी पे तो बड़ा आसान होता है चीज़ें बनाना, क्योंकि चीज़ें पहले ही आधी बनी हुई होती हैं। तो हम आपको प्रेपरेशन भी बताते हैं कितनी करके आएँ, और फिर ऑन ग्राउंड आपको इसलिए बनाना सिखाते हैं ताकि व्यूअर्स आप अंडरस्टैंड करें कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट के साथ 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी 2-3 हांडियाँ आराम से तैयार हो सकती हैं, और उसके साथ साथ आप साइमल्टेनियसली भी इक्का दुक्का और काम कर सकते हैं। भाई ख़वातीन की तो एक सबसे अमेजिंग क्वालिटी ये है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। मर्द हमेशा कहते हैं हमसे एक टाइम पे एक ही काम होता है, बट हम ख़वातीन की एक अमेजिंग क्वालिटी है कि हम एक टाइम पे 6 काम कर लेती हैं। सो साइमल्टेनियसली अब आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई टोटका आपने इंटरेस्टिंग सा देखा है, स्किन केयर का, हर्बल वटेवर, वो टोटका आपने फेस पे लगा लिया, बालों पे तेल लगा दिया, आपने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना खुना बन गया, हांडी रखी आपने पकने के लिए, आपको पता है कि आधा घंटा अभी उसने पकना है हांडी ने, हल्का चूल्हा किया, जाए नहाए धोए बाहर निकले, हांडी चूल्हे से उतारे, उस पर 2 तड़का छुड़का लगाने लगाए, कहानी ख़त्म। साथ ही आप लॉन्ड्री डाल दें कपड़े धुलने के लिए अगर मशीन है घर के अंदर। आप समझ रहे हैं चीज़ें साइमल्टेनियसली। मैं बाहर रहती थी व्यूअर्स, ठीक है अकेली रहती थी, बट अक्सर ऐसा होता था कि रिलेटिव्स फैमिली वगैरह साथ रहने के लिए आते थे। मैं व्यूअर्स 3-3, 4-4 चीज़ें एक ही साथ करके ना कमरा घर भी साफ़ कर लेती थी, हांडी भी तैयार कर लेती थी, अपने कपड़े भी धो लेती थी, अपने नेक्स्ट डे की तैयारी भी कर लेती थी काम की, और ये सारी चीज़ें 2-3 घंटे में हो जाती थी, क्योंकि फिर नौकरी पे भी जाना होता था। सो गाइस मैनेज हो सकता है, हमने बस अपने स्केड्यूल्स को और अपनी टाइमलाइंस को सीधा करना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी तो गप्पे चलती रहती है। मैं भी यही कह रही थी, मैंने कहा ना तू हमेशा मेरी सोशल मीडिया पे इतनी को बेहंगंग तस्वीर अपने साथ लगाती है कि मतलब रीपोस्ट करते हुए भी बंदे की जान जाती है कि पिछली तो तस्वीरें तो मैंने अपनी बिल्कुल ठीक लगाई अपने इंस्टाग्राम पे शो की, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ट्रक के नीचे आ गई, मेरे ऊपर कुछ गिर गया, क्या हुआ। सो यार ज़रा मेरा ख्याल किया जी डन। हाँ, वो सिर्फ वो लगाती है जिसमें खुद अच्छी लगती है, और यही तैयबा करती है और यही आमना इलियास करती है। तो मैं इन तीनों की आप लोगों को, और बाय द वे हिबा भी यही करती है, जिसमें मैं सबसे ज्यादा बांदर लग रही होती हूँ वो तस्वीर नहीं लगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं जो थोड़े बहुत एक दो हाँ, आते हैं, हम वो जो उसमें बंदा से- ऑप्शन जो थोड़े बहुत तस्वीरें बेहतर लग खींचता रहा है ना होता है, बंदा, हम उससे रब्ता करेंगे जरा। जो थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा होता है हम वो लगाते नहीं नहीं, वो जिसमें आप बेहतर लग रही होती है, ड्रामे ना करो। अच्छा ना, मजाल है कि कभी ऐसी तस्वीर लगाई हो जिसमें मैं अच्छी लग रही हूँ और ये बुरी लग रही है। चले ये तो आगे लड़ाइयाँ आगे चलती फटाफट रहती किचन हैं, में। ये तो क्या मतलब किचन में आए, बहुत काम है हमारे पास। मेरी जिंदगी में 100 और काम है, तेरी हांडियाँ ही पकाती रहूँ मैं आके। बस आज का जो काम है वो बहुत ज्यादा, आपको पता है कि मैं इम्पोर्टेंट। घर में खड़ी हूँ, मैं अपने भैया को कह रही हूँ मेरी जिंदगी में और भी काम है हांडियाँ पकाने के अलावा। बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है आप इसको स्टार्ट करें। आप की गड़मास इसको मैंने यहाँ पे घी लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। अच्छा, क्योंकि हमारे पास दाल है आधा किलो, जिसको मैंने पूरी रात जो है वो सोख करके रखा हुआ था। ये सारी रात जो है भीगी हुई दाल है। जी बिल्कुल, सारा डालना आपने। इसमें है क्या क्या? इसके अंदर है प्याज है, अदरक है और लहसुन है। इसको मैंने जो है बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। और अब आप इसको इतना फ्राई करेंगी कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए, क्योंकि इसकी जो भुनाई है वो दाल की सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर इस टाइम पे अगर आपने अपनी शाही दाल का मसाला जो है वो सही तरीके से भुना नहीं होगा तो उसके अंदर जो है सारे कच्चे मसाले की एक हमक जो है वो आती रहेगी। तो अब टूटे हुए हाथ के साथ मेरे से हांडी पकवाई जा रही है। आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो। और बाय द वे, जो तब से लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या, गिरी, साइकिल चला रही थी, हाथ पे गिरी, इधर से फ्रैक्चर कर लिया है हाथ और इधर से फ्रैक्चर कर लिया, तो 2 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि हम वो कास्ट लगा दें आप और पक्का कर दें। मैं कहा सॉरी, आप वैसे भी बहुत हाँ। जोगन, आप एक शदीद ढीठ, स्ट्रॉन्ग किस्म स्ट्रॉन्ग नहीं, ढीठ नहीं हड्डी। ऐसे नहीं अच्छा, मैं ये चूल्हा हमने क्यों जलाया? अच्छा, इसके लिए मैं आपको अभी आती हूँ रोस्ट की तरफ। पहले मैं दाल की थोड़ी सी रेसिपी एक्सप्लेन कर दूँ। इसके लिए तकरीबन हम आधा किलो मूंग की दाल ले रहे हैं और आधा किलो ही मसूर की दाल लेंगे। उसके अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज जाएगा, स्मॉल साइज़ का, जिसको आपने चॉप कर लेना है। दरमियाने साइज़ का जो है इसके अंदर अदरक का पीस जाएगा, टुकड़ा एक, और साथ ही 4 से 5 जो है क्लोव्स इसके अंदर लहसुन के जाएंगे, जिसको हम बिल्कुल जो है वो फाइनली चॉप करके अच्छे तरीके से घी में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। अब ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। उसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, ये सब डालकर उसको 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो सोक दाल है वो आप उसमें डालकर 1 से 2 मिनट उसको पकाएंगे मसाले के अंदर। मसाले में पकने के बाद हम उसके अंदर पानी डाल देंगे और दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि ये दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो इसलिए क्योंकि ये दाल जो है सारी रात की भीगी हुई है, तो हार्डली इसको आधा से जो है 1 घंटा लगेगा और दाल जो आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद तड़के के लिए जो है आएगा इसके अंदर घी तकरीबन 1 कप, इसके अंदर साबुत ज़ीरा जाएगा, इसके अंदर गोल मिर्चें जाएंगी, कड़ी पत्ता बड़ा ज़रूरी है वो इसके अंदर जाएगा। साथ में इसके अंदर जो है 4 पीस जो है हम गार्लिक के क्लोव्स ऐड करेंगे और उनको थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो है हम उसका तड़का दाल को लगा देंगे उस वक्त जिस वक्त बिल्कुल राइट अवे आपने अपनी दाल को सर्व करना है। और तड़के के बाद एक उबाला ज़रूर देंगे ताकि ऑयल अच्छी तरीके से जो है या घी आपकी दाल में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये होगी दाल की रेसिपी। अब आ जाते हैं रोस्ट की तरफ। रोस्ट को मैंने इस तक 70% रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास 2 चूल्हे हैं, तो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट की वजह से सिंपल इसकी मैरिनेशन के लिए जो मैंने इसकी करके रखी थी क्या ये फ्राई करने हैं फिर? जी बिल्कुल, हाँ जी, इसको आप एग के अंदर डिप करेंगी। अच्छा। और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सिंपल आपने चिकन ले लेना है, आप बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़रा कढ़ाई कट लिया है इसके अंदर, और कढ़ाई कट को जो है मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। उसके अंदर सॉल्ट और विनेगर लगा के इसमें डालूं या उसमें डालूं? इसमें डालें, आपके लिए इजी हो जाएगा।
उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के लिए आपके पास एक टिक्का मसाला तकरीबन हाफ पैकेट यूज़ करेंगे, नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी इसके अंदर, सोया सॉस, चिली सॉस, लेमन जूस, थोड़ा सा विनेगर डालकर हम अपने रोस्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल स्टीमर के ऊपर या आप इसको डायरेक्ट देचकी में भी कुक कर सकते हैं। 70% मैंने इसको रेडी कर लिया हुआ है और जब ये चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया तकरीबन 70%, तो लास्टली मैंने थोड़े से इसके ऊपर तिल डाल दिए थे ताकि जब हम उसको फ्राई करें तो एक बड़ा ही अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए। मैंने ना थोड़ा सा एग के अंदर जो है ना हल्की सी मिर्च बिल्कुल और हल्का सा बिल्कुल बहुत अच्छा सा एक जो है वो फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर, अंडे के अंदर जस्ट नमक इसलिए क्योंकि होता ये है कि हम जो भी कोटिंग करते हैं ना, ये मैं कल भी बता रही थी अपने उसके ऊपर कि हम लोग करते ये हैं कि हम चीज़ को ना रेडी नहीं करते हैं प्रॉपरली। तो अब अगर हमने इसको अंडे के अंदर डिप करके यूज़ करना ही है तो देन वी नीड टू डिप इट, तो देन मेक श्योर दैट अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक कोई चीज़ तो हो ना। बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको जब फ्राई करें, फ्राई करने के बाद इसको मैं लगाऊंगी लास्टली सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला, बस इसको डाल दो और हाँ बिल्कुल, और हम इसको कर देंगे थोड़ा सा चूल्हा कम कर दे मेरा बच्चा। और उसके बाद जो है आप इसको करें, क्योंकि ये अभी 70% रेडी है, अभी थोड़ा सा इसमें कुक होना है, तो हमें राइट अवे इसको जो है एग को कलर नहीं देना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा सा मसाले को कलर आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सबसे पहले थोड़ा सा पानी ताकि जो है कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। और अब ये जो है हमारा मसाला ये अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है और अब इसमें जाएंगे मसाले, और मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले जो हैं आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। हल्दी जाएगी इसके अंदर, सूखा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सूखा धनिया का बहुत अच्छा इस दाल में फ्लेवर आता है, और साथ में नमक हस्बे जायका इसके अंदर जाएगा। ये आपके मसाले चले गए इसके अंदर और आपने इनको थोड़ा सा बस कुक करना है। अब अपनी चिकन पे आ जाए। बिल्कुल, आपने इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करना है, और जैसे ही ये थोड़ा सा मसाला इसका भून जाएगा तो फिर हम ये वाली दाल जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे, क्योंकि दाल को कुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हमने इसको चिकन को डाल दिया, अभी चिकन को हम छेड़ेंगे नहीं, तो कोई हार्डली कोई 6 to 7 मिनट्स के लिए ये इसी तरीके से जो है कुक होते रहेंगे। अच्छा, इधर एक बारी आ जाती है जो कि आप ये बड़ी ही मज़ेदार एक रेसिपी है, ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी ऑन एयर, और क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पे स्टोव की कमी है, वरना ये इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है जिसकी कोई हद नहीं। सिंपल आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, आपने उनको सेंटर से स्लिट कर लेना है, उसके बाद आपने जो है इनको अलग रख देना है, वॉश करके ड्राई कर लेना है आपने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है कि एक अलग से बर्तन के अंदर आपने लेना है कलौंजी, आपने लेना है मस्टर्ड सीड्स, राई, साथ में सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन और काली मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डालकर आपने किसी भी हल्के से उसको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपने इन मिर्चों को जो है फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने उस जो मसाला मैंने अभी आपको बताया वो आपने इसमें ऐड करना है, इसको कुक करना है थोड़ी देर। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस और विनेगर ऐड करना है ताकि एक खटास का एलिमेंट आ जाए, और जैसे ही उसमें वो खटास का एलिमेंट आ जाएगा फिर आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दही के ऐड करके आपने इसको पकाना है, और इतनी देर पकाना है कि इसका जो है ऑयल अलग से निकलना शुरू हो जाए। तो ये वाली जो है वो मिर्चें रेडी हो जाएंगी। और मज़ेदार बात ये है जुगन आपी कि आप इन मिर्चों को 1 मंथ तक जो है एज इट इज़ स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। तो जब आपका दिल करे तो आप इनको निकालें और आप इनको एंजॉय करें। ये एक बहुत ही अचारी मिर्चें हैं, मगर घर के मसालों के साथ अचारी मिर्चें जो है हमारी रेडी हो, व्हिच इज़ ऑलवेज अ सेफर एंड अ बेटर ऑप्शन। जी बिल्कुल। अब हम चिकन को जब हमारा चिकन मुकम्मल हो जाएगा, जी बल्कि लग सा रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा और हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, तो फिर इससे हम चिकन को इस वाले पीस को बेशक आप निकाल लें। हाँ जी। और यहाँ पे दाल जो है ऑलमोस्ट हमारी जो है इसकी भुनाई थोड़ा सा मैं इसको कह रही हूँ कि वो एक बार गर्म हो जाए जी, क्योंकि वो एक्चुअली जब आपको होता है दाल तो ठंडी जाती है अंदर, तो वो साइडें सारी अब ये देखिए कि ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे नहीं फॉर ग्रांटेड नहीं लेना।
अब देखिए सबसे मज़ेदार पता है क्या जुगनापी चीज़ मुझे लगती है कि जब आप किचन में आती हैं ना तो मैं आराम से खड़ी होकर रेसिपी बता रही होती हूँ। नहीं, आप बड़ी क्यूट है, लेकिन आप अंडा लगाएं ज़रा चिकन के ऊपर। इतनी जो आप मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही है ना, ज़रा आप अंडे को लगाएं चिकन के ऊपर जी, ये और उसको डालें आप। मैं अभी डाल देती हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा एक देखिए, यूजुअली जो है वो ब्रोस्ट जो है उसमें इस तरह से चिकन नहीं डालती, मतलब अंडे में डिप ज़रा ओल्ड स्कूल टाइप कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस किस्म की जब आप बना रहे होते हैं ना चीज़, तो उसमें फिर ये एग वाली चीज़ की अपना ही एक मजा है। बिल्कुल, और जब आप इसको दाल के साथ कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपने इसके साथ पूरी इनकॉर्पोरेट करके जब आप इसकी एक पूरी एक बाइट एंजॉय करेंगे तो आप उसको बहुत आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अंडा नहीं लगाना पसंद तो आप इसको सिर्फ सिंपल जो है वो बेक भी कर सकते हैं। हाँ जी। या आप डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अच्छा, है। मुझे ये बताओ कि अब हम ये जो कर रहे हैं जी। इसके साथ साथ ये अब दाल के अंदर मैंने अब क्या करना अब आप दाल के अंदर थोड़ी सी पानी भून डाल दें अच्छा, और पानी डाल के इसको जो है फिर पकने के लिए छोड़ दे। फिर ये एक जगह पे पकती रहेगी और फिर दूसरी तरफ जो है मैं अपने राइस रेडी कर लूँगी। और इतना सा हमारा काम था। इसमें हम चिकन पाउडर नहीं डालते? नहीं, इसमें हम बिल्कुल भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। जब आप दाल को वैसे ही आप इंजॉय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका दाल का शाही दाल का एक फ्लेवर आएगा। और नमक मिर्च जो है वो फिर वही वाली बात है कि आप अपने हिसाब से उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। कितना अगर डालूं? आपको डाल देंगे, आधा जग डाल दें पानी का। ठीक है ना, सारे डाल दें। सारा ही डाल देती हूँ, बस मैंने कहा थोड़ा सा वो हीट अप हो जाए फिर उसमें थोड़ा सा और डालें। और ये दाल जो है अब आधे घंटे के अंदर तकरीबन ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि सोक करना इसको बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो दाल पकने में थोड़ा टाइम लेगी और पकने के बाद थोड़ी दानेदार होगी। जब अब ये सोक्ड है सारी रात की। और अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने दाल को सोक करके फ्रिज में नहीं रखना। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये दाल गलेगी नहीं आपकी, बहुत ज़्यादा वो स्टिफ हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से जो दाल के एक दाल अपने आप में एक बड़ा सिंपल और बड़ा एक सादा खाना है, बट उसको पकाने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर आप उसके छोटे छोटे स्टेप्स को अगर मिस करते हैं तो वो फिर उस तरह से जो है वो फिर उसका वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा। बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज, जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, लाइक हम लोग आपके सामने ही चीज़ें रेडी करते हैं, राइट। सो ये हम जैसे ये हमारे चिकन के पीसेस रेडी हो जाएंगे, इधर हम चावल उबलने के लिए रख देंगे। बिल्कुल, इधर चावल उबलने के लिए रख देंगे। फिर चावल की तरफ जगह खाली हो जाएगी तो फिर मैं वहाँ पे पापड़ फ्राई कर लूँगी। सर्व करने के लिए पापड़ फ्राई कर दें। वो आप वैसे तो उसको चूल्हे के ऊपर भी सेक सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सेक सकते हैं। बट बात ये कि वो थोड़ा सा उसका फ्लेवर अजीब सा हो जाता है। सो ये आपके सामने कुछ काम हो गया, बाकी का काम इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो जाएगा। एंड लिटरली व्यूअर्स, मैं आपको बता रही हूँ, बाय अबाउट 11:30 मैं आपको ये सारी चीज़ें रेडी दिखा दूंगी। अब आपके सामने शाही दाल बन रही है, चिकन रोस्ट बन रहा है, मिर्चें भी बनी हुई है और बॉइल्ड राइस भी होंगे, और उसके साथ कोई सैलेड वैलेड? जी बिल्कुल, सैलेड भी होगा। तो अब आप खुद देख लें कि ये सारी चीज़ें एक पूरा दस्तरखान, बिल्कुल कंप्लीट मील है। हर चीज़ है इसमें, आपको हर चीज़ मिल रही है। आपको कोई चीज़ अदर देन फ्राई करने की ज़रूरत। अगर बहुत ज़्यादा आपने स्किप करना है रोस्ट की जगह, तो आप रोस्ट की जगह जो है वो शामी कबाब ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी आपकी दाल को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। घर पे बने हुए होते हैं लोगों के पास, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आप अपनी तरफ से ही इनोवेशन कर सकते हैं। अब ये दाल अभी इस तरह शाही दाल बन रही है, इस दाल के अंदर आप गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, तो वो दाल बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की दाल बन जाएगी। चिकन डाल दें। हाँ। जब आप भून रहे हैं मसाले, हाँ, उसी वक्त आप चिकन भून लें। उस वक्त आप पहले चिकन भून लें, उसके बाद आप दाल डाल दें, उसके साथ थोड़ा सा भून लें। राइट बिफोर यू पुट द दाल यू शुड पुट द चिकन, भून के थोड़ा सा आपने वो डाल दिया। फिर वो राइस की जगह हट जाएगी तो आप रोटी ऐड कर दें उसकी जगह। सो वेरिएशंस आर अनलिमिटेड। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम फीमेल यानी कि मटर्नल हेल्थ की बात करेंगे। क्या और आजकल क्या मेल न्यूट्रिशन के मसाइल चल रहे हैं, इस पर डिस्कशन होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं करने जा रही जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, कि हमारे मुल्क में मटर्नल मेल न्यूट्रिशन यानी कि जो ख़वातीन एक्सपेक्टिंग होती हैं और उसके बाद जब अपने वो बच्चों को फ़ीड कराती हैं, वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 3 साल का भी पीरियड कह सकते हैं या आप उसे 9 मंथ्स का भी कह सकते हैं, अगर बच्चे को आगे फ़ीड नहीं कराया, लेकिन बच्चे को फ़ीड कराने के बाद भी एक टाइम पीरियड होता है फ़िज़िकल रिकवरी का।
इस दौरान ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियों और प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाती हैं जो मैं अगर आपको सच बताऊं तो व्यूअर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कम देखी जाती हैं प्रॉब्लम्स। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली कुछ खुराक और इन चीज़ों के तो मसाइल हैं, लेकिन नॉलेज की भी बहुत कमी है और बहुत सी हमारी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जिनकी वजह से जो बच्चियां हमला होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं या जो बच्ची जिनकी शादी होती है और अब वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रही होती हैं, तो वो फिर बहुत अजीबोगरीब किस्म के मेडिकल प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाती हैं। और व्यूअर्स, हमारे मुल्क में जितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जितने बच्चे हमारे मुल्क में पैदाइश पे ही या माँ की कोख में ही उनकी डेथ हो जाती है, या जितनी ख़वातीन की डेथ हो जाती है या बहुत बड़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो अक्सर औकात इस मटर्नल मेल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती हैं। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसे इंडिविजुअल को बुलाते हैं जो बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। आपका ताल्लुक़ तो ऑर्थोपीडिक्स से है, आप प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक सर्जरी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल एक इंसान भी हैं एंड बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम है कि मटर्नल मेल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना चाहिए और इसका ख़ात्मा करना चाहिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज गुड। मैंने कहा ज़रा है तो ऑर्थोपीडिक से ताल्लुक़, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मटर्नल मेल न्यूट्रिशन होती है इसी की वजह से हड्डियों का भुरभुरापन होता है, इसी की वजह से ख़वातीन आर्थराइटिस और कितनी मेजर बीमारियों का हिस्सा 35-40 साल की उम्र पे हो जाती है, जो बाहर के मुल्क में अनहर्ड ऑफ बातें हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो एक्चुअली मटर्नल मेल न्यूट्रिशन तो हर डॉक्टर को अफेक्ट करती है। एक मैं थोड़ा सा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी अपनी जगह, एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी है विच इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इत्तेफाक से उसका भी सदर हूँ लाहौर का। आई सर्व्ड एज पाकिस्तान के लिए सेंटर में, पंजाब के लिए, एंड नाउ डेज लाहौर बीइंग अ बिग ब्रांच, तो लाहौर का मैं सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ माशाल्लाह। और प्लस टू योर सरप्राइज के एक वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, उसके अंदर भी ये खाकसार जो है उनका कौंसल मेंबर है। वो टोटली कोई 20-25 लोग हैं और दुनिया के अंदर वन ऑफ देम, मतलब मैं भी उसमें मौजूद हूँ। सो कंसर्न ओवर द सोसाइटी ओवरऑल अबाउट द हेल्थ एंड पर्टिकुलरली अबाउट द विमेन हेल्थ, दैट इज़ हमारी जो है एक मिजाजन मेरे साथ भी कह लें या वो असाइनमेंट्स भी कह रहे हैं, एज अ सोशल वर्क उसके साथ समझें, तो इट इज़ अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माय लाइफ एंड माय पर्सनैलिटी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना, बच्चियों की बात करना, उनकी सेहत की बात करना, छोटे बच्चों की बात करना, ये मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली एज अ डॉक्टर एंड आई एम वेरी मच फॉलोअर ऑफ योर ऑल व्यूज़, और आपको जानते हुए भी कि एक प्रोग्रेसिव खातून है, लीडर हैं बाय नेचर, और उसके अंदर जो चीज़ें आप करती हैं और जितने भी आपके और जहाँ भी आपने प्रोग्राम और जहाँ भी आपने बात की है, यू स्पोक अबाउट दी वेल बींग ऑफ द विमेन वेल बींग, बच्चों की खातिर, और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसकी जैसी एडवोकेसी आप करती हैं। तो मैं भी उनमें से एक फॉलोअर होने के नाते से, नॉट टू बी ओनली अ डॉक्टर एंड एसोसिएशन बट ऑल्सो सोशल क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जब कहते हैं ओ ऑर्थोपेडिक का क्या ताल्लुक है, व्यूअर्स आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि अगर प्योरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो डॉक्टर साहब का बड़ापन है और इनका बड़ा दिल है जो इतना आउट ऑफ द वे, डू यू रियलाइज़ कि प्रेगनेंसी में जो मसाइल और जो प्रॉब्लम्स बच्चियां फेस करती हैं या जो एहतियात नहीं की जाती प्रेगनेंसी की तरफ जाने से पहले भी, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया में अगर आपने बच्चा कंसीव करने के बाद तरफ जाना भी है तो उससे पहले तैयारी की जाती है। ऐसे ही एंड प्रेगनेंसी के जब 3 महीने बाद पता चलता है कि बच्ची प्रेग्नेंट है, तो या 2 महीने के बाद, तो तब चीज़ें शुरू की जाती है, तो तब तो 2 महीने निकल चुके होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि तैयारी की जाती है, ना तो तैयारी की जाती है, ना उसके लिए बच्ची को प्रिपेयर किया जाता है, ना ही कोई अवेयरनेस दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग की खातिर हम मतलब बहुत ही मेडिकल एसोसिएशन, सोसाइटी, उलमा इकराम और बाकी यानी रिलीजियस जितने भी लोग हैं, वो बेचारे मतलब थक चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की खातिर, और जो हम मेल न्यूट्रिशन की आप फरमा रही हैं, लेकिन तो माल न्यूट्रिशन को अगर कोई एड्रेस करता है तो वो माँ का दूध है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो इन्फेंट की मेल न्यूट्रिशन है, इन्फेंट के। अब मसला ये है कि व्यूअर्स हम चाहते हैं, हम सबसे ज़्यादा एक्चुअली फोकस भी इस पे करते हैं आजकल के बच्चे को माँ का दूध ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर बच्ची की अपनी जिस्म में कोई जान नहीं होगी, उसकी हड्डियाँ बेचारी रह गई होंगी, तो वो स्वाद मिट्टी दूध पिलाएगी,
लेकिन खैर यहाँ पे मैं ज़रूर हमारे जो PTV न्यूज़ के व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ शो का हिस्सा रहे। अगर आप बाकी का शो देखना चाहते हैं तो आप PTV होम पे स्विच करके देख सकते हैं या फिर रिपीट पे, क्योंकि जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं PTV न्यूज़ के भी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर इसको हमारे YouTube चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बात सिर्फ घर की उन बच्चियों के लिए नहीं है जो मैल नरिश्ड है, ये उन सब लोगों के लिए है जिनके घरों में कोई भी बच्ची है या जिनके घरों में कभी कल को किसी के घर की बच्ची ने आना है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की क्या हालात है हमारे मुल्क में, थोड़ा अच्छा जरा मैं एक थोड़ा सा मेल न्यूट्रिशन जस्ट टू और ये है क्या चीज़? है क्या चीज़ मेल न्यूट्रिशन की खातिर मैं समझता हूँ कि ये हम समझते हैं कि बिल्कुल जो बिल्कुल तितली सी और बिल्कुल पतली सी खातून की होगी तो दैट इज़ द मेल न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ ओबेसिटी, मोटापापन उसके साथ आने के लिए, और ओवर जो है दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। अब किसी एक के भी डिसप्रपोर्शन होने के साथ हम कहेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन है, राइट? ओके। अब उसमें से जो हमारे यहाँ देखने के अंदर आया कि ख़वातीन के अंदर जो देखें 15 से 20% जो माल न्यूट्रिशन के अंदर मतलब फॉल करती हैं। ओबेसिटी के अंदर भी जो है देयर आर अबाउट 13 to 14% उसके साथ हैं, और इसी तरह से जो मोटापा है वो भी उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस इन पाकिस्तान। लेकिन सर्टनली ये डिफरेंट सर्वे होते हैं और बाकी, लेकिन हम ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि जितनी भी ख़वातीन प्रेग्नेंट होके आती हैं, ऑल्दो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड लेकिन इसके बावजूद हम जो देखते हैं कि उनका HB जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ ऑन अ वेरी लो लेवल्स वहाँ पे रहता है। हाय डॉक्टर साहब, फौलाद की कमी के बारे में तो रो रो के मैं इस चैनल पे बता नहीं सकती हूँ आपको। हर दूसरी बच्ची अनीमिक है, और बाय द वे जिसका HB भी नॉर्मल आता है उसका फेरेटिन नहीं चेक किया जाता। अब HB नॉर्मल आ रहा होता है, फेरेटिन जो आपके जिस्म में फौलाद को अब्जॉर्ब करता है उसकी कमी होती है। बिल्कुल तो पॉइंट इज हम भी तो प्रॉपर तशखीस नहीं करते ना। दिस व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखें ना, इसमें एक मैं समझता हूँ कि चीज़ समझने की है कि जब माँ कहते हैं ना कि बच्ची प्रोडक्टिव एज के अंदर आके और उसके साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है उस वक्त एक तो माँ का अपना ख्याल रखना, उसके साथ साथ उस बच्चे का ख्याल रखना भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। अगर कोई माल न्यूट्रिशन के लिए स्टंटिंग ग्रोथ उसके साथ होती है और डिस्पैरिटीज़ जितनी भी आती हैं, अगर बच्चे का उस वक्त ख्याल नहीं रखा जाता जब माँ प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर, एंड आई यूज़ टू स्पीक नॉट ऑफ दैट क्लास जो कि इनसे ज़रा ऊपर आके आ जाती है, जो ओबेसिटी के अंदर आती है और उसमें फॉल करती हैं। अमूमन घरों के अंदर जो हमारी एवरेज फैमिलीज़ और एवरेज ख़वातीन होती हैं, यही समझा जाता है कि ख़वातीन की खातर के सस जड़ी है जे सस का रवैया उनके नाल दुरुस्त नहीं होएगा, वी कॉल इट एज आ दुरुस्त नहीं होएगा। जबकि सास समझती है कि बहू को बड़ा जनाब ताकतवर और फर्म होना चाहिए, मैंने 10 बच्चे पैदा किए, 12 बच्चे पैदा किए, और देखो मैं भी औरत ही और ज़माना ही पैदा करता है। डॉक्टर साहब, मेरी अगर 10 दोस्तें फॉर एग्जांपल मैरिड हैं तो कम से कम 5 ये ताना सुन चुकी हैं, तू कोई पहली तो नहीं है जिसका बच्चा हो रहा है, इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? बिल्कुल ऐसे ही, उठ काम कर। ओ भाई, आपने बहू घर बेटी घर लेके आए थे या मुफ्त की काम वाली? आई एम सॉरी। एग्जैक्टली, नॉट टू बी सॉरी, इट इज द रियलिटी। एक देखें, एक तो हमारे ये सोशल जो हमारे बिहेवियर्स हैं, इंडीड दैट मैटर्स, कि आने वाली बहू जो है वो इंसान नहीं है, वो कोई जिन है, उसने काम भी करने हैं और वो उसके जो कुछ हो सकता है सारी चीज़ें चलती जाएंगी। बट वेयर एज मैं समझता हूँ, और आप भी जैसे इसको प्रोपोगेट करती हैं, कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द वर्किंग एंड सो ऑन। जो डाइटरी हैबिट, देखिए एक ख़वातीन को भी मैं समझता हूँ बड़ा चाव है हीरो बनने की खातिर। एक माँ है जो सबसे पहले वो अपने सरताज साहब के लिए, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, कि सरताज साहब के लिए जो अच्छा, अगर एक बोटी और 2 आलू बनते हैं तो सरताज साहब को देंगे, फिर खैर से वो बेटा होगा जो कि उसका नौन हाल उसने करना है, फिर वो बारी आएगी तो बेटी, और बाद ही जड़ा हांडी च पूंछ के खा लेना, दैट इज व्हाट इज द मदर। और वो समझती है कि मैं बड़ा हीरोइक काम कर रही हूँ और ऐसे ही होना चाहिए, और अपनी बच्ची को भी यही सिखा रही है कि ये हमारी रवायत है। और अपना जब भट्टा बैठ जाता है तो सारा घर का निजाम बैठ जाता है। घर का नहीं, पूरे मुआशरे का निजाम खराब हो जाता है। एक औरत अगर घर के अंदर सेहतमंद नहीं है, उसके बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की हेल्थ, वो मर्द जो घर से जाता है टच टच सुनने के बाद और एक बीमार घर के जाके माहौल से जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। हाउ अ वर्कर कैन वर्क,
कि जिसके घर के अंदर बीमारी पड़ी हुई है, बीवी है और उसके साथ मसले मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं। सो आई बिलीव कि एक औरत एक ख़ानदानी बल्कि पूरे मुआशरे के अंदर और हमारा जो सोशो इकनॉमिक सेटअप है उसके ऊपर भी उसकी सेहत जो इफ़ेक्ट करती है। सो आई पर्सनली फील कि ये जो न्यूट्रिशन के इशू है दैट हैज़ टू बी डेल्ट, और उस वक्त होना चाहिए जब बच्चियां मासूम हमारी स्कूलों के अंदर पढ़ती हैं, जब स्कूल के अंदर हैं। एंड यू आर अवेयर ऑफ कि यहाँ पे एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी हमने किया कि बच्चे नहीं आते, लाहौर के पेरिफेरी में हमने किया था। बच्चों की अटेंडेंस बेहतर हो गई थी, बच्चों की बीमारियां कम हो गई थी, बच्चों की सेहत और मेंटल हेल्थ जो थी वो बड़ी बेहतर हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, ये जो आप सारी बातें शेयर कर रहे हैं, ये बातें आप जानते हैं क्योंकि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल और एक पढ़े लिखे इंसान हैं, या पढ़े लिखे या मेडिकल प्रोफेशनल या दोनों की कॉम्बिनेशन, राइट? लेकिन मैं माशरे में इंसान भी हूँ, घर में भी रहता हूँ। नहीं, वो तो अपनी जगह है डॉक्टर जी। साहब। अब जो ख़वातीन आती हैं डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए, वेरी सॉरी डॉक्टर साहब, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, फॉलिक एसिड 3-4 अब तो वो भी मना कर दिया देना, अब कोई और ही कहानी आ गई है कि कुछ और, बट एक आपको नुस्खा लिख दिया जाता है कि ये चीज़ें तुसी लेना है तो 3 महीने बाद आ जाना या महीने बाद आ जाना अपने अगले चेकअप के लिए, और बात ख़त्म होती है। तो क्या कंसल्टेशंस पे भी बच्चियों को और बच्चियों के साथ उनके शौहर या उनकी सास या जो भी और कोई एक बंदा है फर्जन जो साथ आता है, क्या उनको गाइड करना फ़र्ज़ नहीं बनता? एब्सोल्युटली आपने सही सिमत डाला है। ये जो मैं समझता हूँ कि पीपल से फैमिली प्लानिंग, आई से फैमिली हेल्थ, कि बच्चों के लिए पहले था ना एक ज़माना 2 ही बच्चे अच्छे, फलाने बच्चे कम, छोटा घराना खुशहाल घराना। तो उसके लिए जो ज़रूरी एलिमेंट जो आपने कहा है कि एक हस्बैंड को आके देखने के लिए, एंड हस्बैंड हैज़ टू रियलाइज़ कि अगर उसकी बीवी जो कि उसके बच्चों की माँ है, अगर वो ठीक होएगी तो सारी चीज़ें वो ठीक तरह से जाएंगी। एंड वेरी राइट इज सेड कि देखें हर चीज़ एक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है। अगर सेहतमंद खातून है तो उसको यकीनी तौर पे कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशंस की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसेंशली कि उसके साथ जो एक रूटीन और एक सिस्टम के अंदर आनी चाहिए चीज़ों के साथ, उन सिस्टम के अंदर यही है कि बच्ची जो है प्रेगनेंसी से पहले उसको जो है ज़िंदगी के बारे में बताया जाए कि जब वो एक अज़वाजी ज़िंदगी की आ रही, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि हमारे कैरिकुलम का ये हिस्सा होना चाहिए। अ फैमिली हेल्थ हैज़ टू बी टॉट, नॉट ओनली द फीमेल, बच्चियों को नहीं, बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए, और स्कूल और कॉलेज के अंदर 9-10वीं से ये शुरू होना चाहिए। कैन यू इमेजिन कि मेडिकल कॉलेज के अंदर भी अभी तक हमारे जो हैं ये फैमिली प्लानिंग या फैमिली हेल्थ के बारे में उस तरीके से हमारे आवर्स नहीं हैं। अंडर ग्रेड जो हमारा मेडिकल कॉलेज जो डॉक्टर बनता है जितने के दुनिया के अंदर है, और अवेयरनेस उसके साथ ये तरीके से होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप लोग और आपकी एसोसिएशन जो है वो नेशनल एडवोकेसी के लिए मतलब क्या काम कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू डूइंग माओं के लिए भी और बच्चों के लिए? एक तो आपने बात अभी शेयर की लाहौर की पेरिफेरी पे जो आपने काम किया, कुछ और भी बताएंगे कि मैं आपके आपकी साथ शेयर करता एसोसिएशन हूं। कर क्या रही है? हमारे एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम एक तंजीम, एक सोशल वर्कर तंजीम जिसके साथ हमारे दोस्त हैं, वी स्पीक अबाउट द गुड प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं? दैट इज़ द अवेयरनेस कैंपेन। और जैसे मैं आज आई एम ग्रेटफुल, आपने मुझे इज्जत बख्शी कि यहाँ पे मैं आऊँ कि मतलब पैसे के साथ तो नहीं आया, आई एम नॉट बीन पेड फॉर दैट, लेकिन इतना हमारा सोशल वर्क एज अ सोशल वर्कर एज एन एसोसिएशन वो हम आके अवेयरनेस कैंपेन्स की खातिर हम लोगों के साथ जाते हैं, जिसका आपने तस्करा किया कि बच्चियों की खातिर जाने के लिए इंटीरियर सिंध जहाँ पे हुकूमत और जो इदारे भी नहीं जाते वहाँ पे जाके वी स्पीक अबाउट इट। हम और रीजनल राइट टाइम पे कोऑपरेशन, ना रीजनल viewers, बच्चा होते जब औरत प्रेग्नेंट है या बच्चा हो जाए उसके बाद उसको गाइडेंस देने का क्या फायदा? पानी तो सर से निको तो गुजर गया। फैमिली हेल्थ के अंदर वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर देयर फैमिली हेल्थ। बच्चियां जो हैं बेचारी के प्रेगनेंसी के बाद उनके साथ जो फिस्टुलास फॉर्मेशन हो जाती हैं और बच्चियों की फिर जो डाइवर्स और यूरिन वेरिन, उसके अंदर भी आके वुमेन हेल्थ के अंदर वी एज एसोसिएशन एंड वी आल्सो कोऑपरेट विद अदर एसोसिएशंस के लोगों तक जो अवेयरनेस दी जाए, हुकूमत को असिस्ट किया जाए। NGOs जो काम कर रही हैं उनके साथ हम बैठ के काम करते हैं कि उनको हम असिस्ट करते हैं, और काफ़ी हद तक हम असिस्ट करते हैं कि जो हेल्थ एट लार्ज और पर्टिकुलरली अबाउट द वुमेन हेल्थ, अबाउट द वुमेन राइट्स, अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वी लाउड्स इन कॉन्फ्रेंस, जहाँ भी हमें मौका मिलता है इदारों के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, हुकूमत के अंदर, वहाँ पे जाके हम इसकी कोशिश करते हैं। और प्रैक्टिकली एज अ डॉक्टर
एज अ डॉक्टर जाके हम जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन जो कि बच्चे को डिलीवर करती हैं, उनके साथ असिस्टेंस देने की खातिर। देखिए और मिडवाइफ in a का एक short- बहुत बड़ा रोल है व्यूअर्स, जिनको हम दाइयाँ भी कहते हैं। अब मिडवाइफ का प्रॉपर ट्रेन होना बड़ा ज़रूरी है। मिडवाइफ देखिए बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी तो करा सकती है, लेकिन सिजेरियन वो नहीं कर सकती। ये भी गेज करना कि किस स्टेज पे कहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुँचना ज़रूरी है। देखिए वो तो चले डिलीवरी की बात करें अभी डॉक्टर साहब, पूरी प्रेगनेंसी भी तो देखें ना। खुराक नहीं बच्ची को सही मिली, उसे गधों की तरह काम भी करवाया गया, उसको कोई मेडिकल कंडीशन अगर हो भी गई है उसको सीरियस नहीं ना लिया। बड़ी दफ़ा होता है कि बच्चियों को खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू, हाइपरटेंशन हो जाती है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में। इन चीज़ों को मॉनिटर करना, उनका ख्याल रखना, उनके रेगुलर टेस्ट कराना, चले मॉलिज का तो काम है, लेकिन मॉलिज तक किसी ने तो लेके आना है। तो घर वाले भी तो ये अंडरस्टैंड करें ना कि मियाँ को अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए, चाहे हर चेकअप पे जाना चाहिए। भी बच्चा तुम दोनों का है, उसको आप भेज देते हैं सास के साथ। अब प्रॉब्लम ये होती है या उसकी अम्मी के साथ, वो वहीं पे बात बूत सुन के वापस आ जाते हैं। देखिए जिन दो लोगों का आपस में ताल्लुक है, जिनकी शादी हुई हुई है, जिन्होंने बच्चा कंसीव किए साथ, उनको जाके कम से कम डॉक्टर के साथ मिल के तो गुफ्तगू करनी चाहिए ना कि भाई आगे क्या क्या एहतियात करनी है। अब डॉक्टर साहब मैं अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में आई बिकेम डायबिटिक, सो मेरी पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई थी। अब पिछली 2 प्रेगनेंसीज में जो 4 प्रेगनेंसीज गुजारी, 2 मिसकैरेजेस ऑल्सो, उनमें ऐसा इशू नहीं आया। ये देखें, ये 2-4 चीज़ें जो कि हाइपरटेंशन जी, डायबिटीज, बैक एक जिसके अंदर डिस्क तक का लेवल वो आ बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से, और बाकी जनरलाइज जो है दर्दें वर्दें ये तो प्लेसेंट्रा, साथ रहती प्रीविया, हैं। हजार लेकिन बीमारियां हो कमिंग जाती टू योर पॉइंट के इसके साथ के हस्बैंड को आना चाहिए, ये मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मच एसेंशियल्स। दुनिया के अंदर मैं आपसे शेयर करूं कि जो मतलब जिनको हम समझते हैं कि वो माशरा कदरे बेहतर है, वहाँ पे एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी हस्बैंड हैज़ टू स्टैंड टू नो एंड सी कि हाउ इट ऑल इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर। और मैं आपसे एक शेयर करूं, मैक्सिम गोर्की एक बहुत बड़े राइटर थे तरक्की मतलब रशिया के, तो उसने अपनी दादी जब उसको कहती है ना, उसकी माँ डिलीवर कर रही होती है, तो बस बेचारा मासूम बच्चा है, तो वो अपने उस गोरकी बच्चे को कहती है कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, अपनी माँ की इज़्ज़त करो। और मैं समझता हूँ कि एक ममता ऐसी चीज़ है यकीनी तौर पे जो कि 9 महीने अपने बच्चे को साथ लेके चलती है, और उससे पहले का भी जितना अमल वो करती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अ वुमन जो कि एक माँ भी है, बेटी भी है, और हर हवाले से उसको देखने की खातर। और हस्बैंड का इम्पॉर्टेंट रोल है, यू नीड अ पार्टनर कि जिसके साथ आपकी ज़िंदगी चल रही है, ही शुड हैव एक पॉजिटिव उसके साथ वेव्स आनी चाहिए और उसके साथ उसको हिस्सा होना चाहिए। और बाकी मैं एक सिर्फ अदला मिनट के लिए सेकंड की कि दैट इज़ अबाउट द सिस्टम जो आप कह रही है ना कि प्रेगनेंसी से पहले मुआशरे के अंदर जिसको हम एडवोकेसी के अंदर आते हैं, हम कहते हैं कि इससे पहले भी कि जब भी बच्ची की शादी होती है तो प्रिसीव करने के प्रोसेस से पहले भी उसे पता होना चाहिए कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन और क्या कुछ आप बच्ची के रिश्ते के लिए जब इतनी तैयारियां करते हैं और जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप दुकानों में घूम रहे, इधर जा रहे हैं, कोई नहीं भी अफोर्ड करता तो चीज़ें जमा हो रही होती है जहेज़ की। ओ भाई, जहेज़ तो वैसे ही एक लानत है। जो इतना आपने खर्चा करना है, बच्ची को डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसको जनरल प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएं, उसके टेस्ट कराएं, देखें कि कोई कमी बेशी, कोई ऊंच नीच, बच्ची को गाइडेंस दें, उसको किसी प्रॉपर बड़े के साथ बिठाएं जो उसको समझा सके। 1000 चीज़ें होती हैं व्यूअर्स। हमारा टोटल फोकस होता है कुड़ी, शादी, सामान, टोरो, दुनिया की। इट डजंट वर्क दैट वे व्यूअर्स। एंड जब तक हम ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, हमारी बच्चियों की सेहत ठीक नहीं होगी, हमारे अगली जनरेशन की सेहत ठीक नहीं होगी। एक मैल नरिश्ड माँ एक मैल नरिश्ड बच्चा ही पैदा करेगी और वो 1000 प्रॉब्लम्स और मसाइल के साथ पैदा होगा। कोई रीज़न तो है ना कि व्यूअर्स, हमारे मुल्क की 10 से 15% पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है। कहीं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, मैं तो एक सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अहम पैगाम है कि औरत का एहतराम और औरत के लिए न्यूट्रिशन, और शादी के बाद जो फैमिली है, फैमिली हेल्थ की खातिर ये ज़रूरी है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए,
एंड दैट इज़ दी बेस्ट कि मेल न्यूट्रिशन को जो हम एड्रेस कर सकते हैं, बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ज़रूरी है कि अपनी फैमिली के साथ पैदाइश के अंदर बच्चे के गैप रखना ज़रूरी है, ताकि माँ की सेहत, और माँ की सेहत सिर्फ फिज़िकल सेहत ही नहीं है, उसके साथ उसकी मेंटल सेहत जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उसी के साथ होती है माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी और फैमिली के लिए भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माई ऑनर। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, Thank और you. इसी तरह हमारे मुल्क की बच्चियों के लिए और हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए आप एफर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर Thank you योर very सर्विस एंड फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू डू। थैंक यू वेरी मच। हाईली इम्प्रेस्ड। व्यूअर्स, अगर डॉक्टर साहब अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से बाहर, कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल के कॉन्स्टेंटली हमारे मुल्क के बच्चों के लिए एक एफर्ट कर रहे हैं, तो कम से कम हम अपने घर की बच्चियों का और बच्चों का तो ख्याल रख सकते हैं ना। भांजे भांजियाँ, मतलब भांजियाँ होती हैं, नीसेस, मतलब हज़ार किस्म के ताल्लुक़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपनी बेटी हो। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बहन की बेटी की आगे शादी होने वाली है और आपको महसूस हो रहा है कि वो बच्ची की सेहत और चीज़ें उस हिसाब और उस लेवल की नहीं है, और बाय द वे यहाँ पे एक एडिशन भी करूँगी, जो माएँ अपनी बच्चियों के पीछे पड़ जाती हैं शादी से पहले, वज़न ते काम कर, शादी ते जोड़े में अच्छा नहीं लगना, और उसके बाद फ़ौरन ही प्लान है कंसीव करने का, तो जिस बच्ची का वज़न ही 40-45 किलो है, तो वो बच्ची क्या को कंसीव करेगी और क्या को उसकी सेहत होगी। ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली एक सर्टन हमारी एक माशरे के एक सर्टन हिस्से में तो है, लेकिन हर टेयर पे ये चल रहा है, क्योंकि कोई फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई फिज़ीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अपने हालात की वजह से। बात यह है कि औरत की उतनी ही अहमियत है इस दुनिया में जितनी मर्द की। एक मेल है, एक फ़ीमेल है, इंसान तो दोनों ही है ना। तो बेहतर नहीं है कि हम सबको एक अच्छे आसन और बराबरी के लेवल पे लेके चलें। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो कुछ म्यूज़िक और हल्ले गुल्ले से वापस आएंगे। भाई क्या बात है, दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मुगीरा अहमद, मेरी प्यारी सहेली, मेरी दोस्त, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। बिल्कुल। ब्यूटीफुल एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। खूबसूरत तो आप हैं ही, लेकिन आवाज़ क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। भाई एमी तो हमारे मुल्क की लीडिंग फीमेल वोकलिस्ट नहीं है, एंड देन एट द सेम टाइम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आप इनको देखते हैं। इस वक्त आप कनेट कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ म्यूजिकोलॉजी के तौर पे अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्या बात है आपकी मुगीरा अहमद। और यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट पे देख रहे होंगे दीज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल क्रोशे के फ्लावर्स। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ क्रोशे बाय द वे। मेरे घर में जो चैनक है उसके ऊपर भी हमने क्रोशे का कवर लगाया हुआ है। देन उसके अक्सर जो बेड साइड टेबल के ऊपर हमारे जो पानी की बोतल या वटेवर रखते हैं रात के लिए, उसके लिए भी नीचे हमारे क्रोशे के मैट हर घर में एक ज़रूर होता है। एंड क्रोशे इज जस्ट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट। क्रोशे हो गया, निटिंग हो गया। तो आज हमारे साथ मेरा सोचे डॉक्टर नायाब गौर है। वो तो तुझे डॉक्टर भी हो तो तुझे यह काम करते हो, ठीक ही गल है। तो डॉक्टर साहिबा जो है, शी इज़ अ सेल्फ टॉट निटवेयर एंड क्रोशे डिज़ाइनर, एनिमल रेस्क्यूअर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। कैसी हो? मैं ठीक ठाक हो? कैसी हैं? अच्छा, ये कुछ आपकी बनी हुई चीज़ें हैं। आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट देम। या श्योर। हाय टिगर, टिगर है ना ये? सदके फ्रॉम विनी द पू। आई लव गजरे, गजरे भी बना ली वैसे। मच नाइसर देन दोस प्लास्टिक के वो जो फूल आजकल आ गए हैं, वो जो शादियों पे लोग पहना देते हैं, वो अजीब सा कोई एक मटेरियल होता है जो असल मोतिया नहीं होता, लगता है लेकिन उसकी फील बड़ी बुरी होती है। सो दैट्स अ वेरी प्रिटी ऑप्शन। की चेन, या किचन्स, एडोरेबल। सो व्यूअर्स, एंड बाय द वे ये प्रॉपर एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे देखें तो व्यूअर्स आपको इतनी इतनी सी चीज़ क्रोशे की बनानी सिखाई जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी बनाई जाएंगी। एंड द पॉइंट इज़ बच्चों के लिए भी, जब किसी के घर बच्चा हो रहा है तो आप जब गिफ्ट वगैरह लोग कभी कभी खुद बना के देना चाहते हैं तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन हो जाता है, क्यूट सा। सो इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और ये क्रोशे के कुछ कपड़े हैं, नहीं ये तो निट किए हुए हैं आपने, राइट? क्रोशेटेड है। हाँ? दिस वन इज क्रोशेटेड, क्रोशे का ये वाला। अब ये देखिए ना व्यूअर्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कितने महंगे महंगे स्वेटर मार्केट में मिलते हैं। आप ऑब्वियसली ये भी एक महंगा नुस्खा ही है क्योंकि आपने हाथ से बनाना है, सारा कुछ करना है, लेकिन खुद अगर इंसान ऐसी चीज़ सीख ले तो जिस तरह मेरी मदर इन लॉ, सब के बच्चों के पास मेरी मदर इन लॉ के मम्मी के हाथ के बने हुए निटेड
जो है वो memory वेरियस चीज़ें, स्वेटर्स हैं या वटेवर हैं, और हम लोगों ने बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन वो सेव वैसे किए के हुए हैं, वैसे ही है। क्योंकि वो एक मेमोरी होती है। अच्छा, ये मुझे बड़ा क्यूट लगा और पसंद आया। This one is knitted. इट्स वेरी कूल, रियल knit हुआ हुआ है, सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो चीज़ें वीज़ें तो आपकी आई हुई हैं यहाँ पे, बट मैं चाहूँगी कि आज आप हमें ऑन एयर क्या बना के दिखाएंगी। I'll make a crochet flower rose. ठीक crochet है, का. क्रोशे का रोज। Yeah. तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त सिर्फ इनके पास इनके क्रोशे का मटेरियल है, राइट, दैट्स इट। That's it. और ये अब आपने इससे बना के देना है रोज। Yes, और rose. आपको हमने दिखा दिया व्यूअर्स कि इस वक्त कोई रोज वो सेट पे प्रेजेंट नहीं है। जो फ्लावर्स उन्होंने बनाए थे मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिए फूलदान में, कि मैंने कहा आपको आपके सामने क्लियर, अभी बैठे बैठे वो हमें रेडी करके देंगे। Yeah. चलो आप अपना आप काम शुरू करें ज़रा। मैं अब मैडम मुगीरा से तो जानूं कि ये जो एक दिन है भाई, रूह की ग़िज़ा है मौसीकी, तो जब रूह की ग़िज़ा है तो इंटरनेशनल म्यूज़िक डे का क्या तुक हुआ? रूह की ग़िज़ा तो है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक सर्टन डे भी रख लिया गया है। तो इंटरनेशनल म्यूज़िक काउंसिल ने, वैसे तो ये 1949 से है, लेकिन उन्होंने 1974 में डिसाइड किया कि एक स्पेसिफिक दिन होना चाहिए टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल म्यूज़िक डे, क्योंकि आपको पता है म्यूज़िक की जो पावर है टू यूनाइट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड पीपल, तो वो सब मिलके, एंड इट वाज इन 1975, 1 अक्टूबर 1975, जब पहली दफ़ा इंटरनेशनल म्यूज़िक डे सेलिब्रेट किया, और 150 कंट्रीज़ ने अक्रॉस द ग्लोब अच्छा, यानी कि 1949 में कोई बात शुरू हुई जी जी और 74 में डिसाइड किया कि हमें ये एक 1 अक्टूबर जो है इस पे हम सेलिब्रेट करेंगे, एंड इट वाज इन 1975 कि ये फर्स्ट टाइम 150 कंट्रीज़ ने अक्रॉस द ग्लोब इसको सेलिब्रेट किया। अच्छा, मुझे पता है खुशी किस बात की होती है कि एक वक्त था कि जब हम म्यूज़िक की बात करते थे तो ये होता था कि आप या म्यूज़िशियन बन जाएं या आप सिंगर बन जाएं। म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ भी लोग ठोकरे शोकरे टकरे शकरे खा के आते थे, या अगर किसी के अब्बा का काम था तो उन्होंने सीख के आगे उसको लेके चले व्हाटएवर, बट उस तरह से नहीं था। नाउ देयर इज प्रॉपर म्यूजिकोलॉजी डिग्रीज। Yes. आप म्यूज़िक प्रॉपर अब पाकिस्तान में भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। आपको किसी घराने के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसके बारे में गाइडेंस देंगी? बिल्कुल, क्योंकि म्यूज़िक जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे कि आप इसको बचा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि घरानों के पास स्टूडेंट्स नहीं जा सकते समटाइम्स, या उनको नहीं उस्ताद मिलता। और सच्ची बात है घराने सिखाते भी नहीं है। नहीं बहुत से सिखाते। ऐसे घराने हैं जो कहते हैं जी हम अपने ही बच्चों को आगे लेके चलेंगे। बहुत सी कॉम्पोजिशंस और आर्ट वो अपने साथ ही ले गए, क्योंकि वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सो अब क्योंकि NCA में भी डिग्री होती है, मैं कनेड में पढ़ाती हूँ, तो वी आर ऑफरिंग डिफरेंट जनरल कोर्सेज, माइनर बना सकते हैं आप इसको, इंटर में पढ़ सकते हैं एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपकी सोसाइटी में अच्छी ऑडियंस होती है तभी अच्छा आर्टिस्ट भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जान, क्या म्यूज़िक की एजुकेशन आपके ख्याल से ज़रूरी है? क्योंकि देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट यस जो पढ़ लिख के तो नहीं आए इस बिल्कुल, फील्ड में, बिल्कुल। एंड देन आप हो गई अपना नूरी में, अपना अली हमज़ा हो गया, अब आप लोगों ने पढ़ा भी और सिखाया जी भी। बिल्कुल। तो क्या इसको पढ़ना एक क्राइटेरिया है आगे बढ़ने नहीं नहीं, क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन एक एडिशनल आपके पास डिग्री होगी तो आप हर अच्छा गाने वाला अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता। तो अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तब तो डिग्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन आर्टिस्ट बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। लेकिन आई थिंक जब म्यूज़िक का डिक्लाइन हो रहा था, या आपको जब ऑडियंस नहीं होती, इंडिया में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी, जब कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया गया तो आपके पास ऑडियंस बननी शुरू हुई। अब आप देखें कि किस तरह से रिवाइवल हो रहा है। इवन कोक स्टूडियो में जो आज के बच्चे हैं वो पुराने गाने सुन रहे हैं, गज़ल का रिवाइवल हो रहा है, कव्वाली का रिवाइवल हुआ है, इस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बात ये है कि व्यूअर्स देखें, म्यूज़िक को सिर्फ आप एज एक कान से सुन के दूसरे कान से आपने गाना, अब जैसे कि ये जो आपने अभी सॉन्ग इतना खूबसूरत गाए, ब्यूटीफुल, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। ये बेसिकली एक बहुत पुराना गाना है, मैडम नूरजहां मैडम जी का, जिसको मैंने थोड़ा सा टच दे के रिवैम्प किया Yes. आपने थोड़ा सा। लेकिन वही वाली बात है ना Exactly. जान, उन्होंने तो गाया तो वो अपनी जगह एक एफर्ट था, लेकिन आपने भी जब गाया जी। कि कॉम्पोजिशन, म्यूजिशियंस, क्रिएटिंग द Exactly. सॉन्ग,
उसकी प्रेजेंटेशन एंड देन फाइनली आवाम तक उसको पहुंचाने में एक बड़ी लंबी जर्नी होती बिल्कुल है, बिल्कुल जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग रियलाइज भी नहीं करते। नहीं करते, पूरी एक टीम होती है उसके पीछे। एंड म्यूजिक इज नॉट समथिंग यू शुड टेक सो लाइटली आई। यस। अच्छा, आजकल आपकी ज़िंदगी में और करियर में क्या हो रहा है, इस पर मैंने अभी बात करनी है ब्रेक के बाद। मैडम ना ज़रा दिखाएं कहाँ पहुँची आप? उनने तो अद्धा काम कर लेते हैं, तो उधर दिखाए ना, मेरे ज़रा व्यूअर्स को दिखाई है देखो। तो ये तो आपने फूल मोस्टली बना ही लिया है। या बस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या ये काम बड़ा क्विक काम है ना आप? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, तो अब हाथ बैठ गया। स्पीड आ गई है। अब वरना speed- नॉर्मली एक फ्लावर को बनाने में ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स लग जाते हैं, जो नॉर्मल स्पीड का बंदा होता नॉर्मल स्पीड का होता है। अच्छा, ये जिस तरह टिगर है या ये जो टॉयज़ हैं, इनको Yeah. बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर नॉर्मल स्पीड वाला बंदा बनाएगा तो इसको ऑलमोस्ट 2 weeks लग जाते हैं, 2 हफ्ते? या 2 हफ्ते लग जाते हैं। सिंस परफेक्शन भी लेके आनी है, चीज़ भी अच्छी बनानी है, तो फिर उसको फिर ध्यान से देख Finish भी करना है ना? ऑब्वियसली, तो उस पर फिर 2 हफ्ते लग जाते हैं तकरीबन। ओके, तो अब ज़रा ब्रेक के बाद आपसे भी मैं गप लगाऊंगी। सबसे पहले तो आपसे मेरा नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट्स नॉट। अनम, आपके क्या मामलात हैं किचन में? जी जुगन आपी, बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है। एक मैंने जैसे एक थाल टाइप का, इंडिविजुअल प्लेटर? उसमें सब कुछ है। उसमें चिकन है, उसमें दाल है, उसमें राइस है, उसमें पापड़ हैं, उसमें सैलड है, अचारी मिर्चें हैं, और यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर एक दस्तरखान जो ज़्यादा सारे लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है ताकि अगर आपने ऊपर ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ऑसम। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा व्यूअर्स, अभी हमारे शो में 20 मिनट बाकी हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। अनम ऑलरेडी अपना काम डन कर चुकी हैं। सो द फैक्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग ज़िंदगी बहुत आसान कर देता है, ये सारी चीज़ें बनाने का। और मैं अनम हमेशा मैं कहती हूँ, तुम इतनी चीज़ें उठा के ले आती हो बनाने के लिए, 1-2 बना लो। हमेशा उसका पॉइंट एक ही होता है कि आप ही, हर बंदा ये घूम के कहता है आप लोगों के लिए तो ये आसान होता है, आपका तो काम ऑलरेडी हुआ होता है पहले से। तो इसीलिए हम आपको ऑन एयर 0 से लेके कंप्लीशन तक दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि करने को कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच अनम आपका। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ही प्यारी सी मुगीरा, अब मुझे ये नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि इसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है या ये खुद ज़्यादा प्यारी है। अभी तक यही डिबेट दिमाग में चल रही है। चलिए डिबेट से वापस आके आपसे गप लगाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर नायाब भी हमारे साथ है, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए ज़रा डॉक्टर नायाब के पास वापस चलते हैं। आप तो जो स्पीडें मारी जा रही हैं वो तो ख़त्म ही हो गया फूड। अच्छा, अब इसमें फाइनली क्या करना है? इसको अब मैं रैप करूँगी और एक फ्लावर की शेप दूँगी इसको। दिखाएं। ओके, श्योर। बेसिकली आपने सीखा कैसे ये काम? यूट्यूब से ही सीखा था सारा इनिशियली, और फिर बेसिक्स जब आ गई तो फिर उसको आगे पैटर्न्स पढ़ के खुद गूगल से सर्च करके कि किस तरह पैटर्न्स को पढ़ते हैं, किस तरह उसको एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। दैट वाज ऑल सेल्फ टॉट देन। सो ये सारा कुछ आपने ऑनलाइन ही सीखा? Yes. और बिजनेस फिर कब स्टार्ट की? सो मैं अपनी डिग्री के 3rd सेमेस्टर में थी जब ये मैंने इसको स्टार्ट किया था, और स्टार्ट मैंने इसको रैंडमली किया था। देयर इज़ अ वेरी इमोशनल स्टोरी बिहाइंड इट। मेरा छोटा भाई, ही वाज इन यूनिवर्सिटी, घर वापस आया एंड देन बीमार होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली ही वाज डायग्नोज्ड विद लीकीमिया। तो सिंस लीकीमिया इज समथिंग वेरी यू नो, आई एम सो सॉरी जान। आई एम सॉरी, इज ही ओके? या अब नो, ठीक है? ही इज़ नो मोर। आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी। So, you know, he became very emotional कि मेरे पास, मैं तुम लोगों का ख़र्चा करवा रहा हूँ, इस तरह दिस एंड दैट। तो आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ब्रदर। भाइयों वाला हिसाब कम, दोस्तों वाला ज़्यादा था। तो आई जस्ट केम बैक होम। मैं हॉस्टल में रहती थी और मैंने उसको कहा छोड़ो, तुम तो हमें परेशान होते हो, देखो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि क्या करते हैं, बस मैंने ऐसे रैंडमली पेज बनाया और पोस्ट करना शुरू कर दिया, और मैंने उसको झूठ बोलना शुरू कर दिया कि आ रहे। बट ही पास्ड अवे इन फेब। उसके बाद दैट वाज अ टोटल डिज़ास्टर, इमोशनली भी, वैसे भी, सिंस ही वाज द ओनली वन। तो अम्मा अब्बा परेशान बिल्कुल कि आप ये क्या कितने हो भाई बहन? वी वर 3, भाई एक था। तो अब आप 2 बहनें हैं। 2 बहनें।
तो वो फिर जो एक इमोशनल ट्रॉमा की स्टेट आ गई थी ना, उसमें से मुझे निकलना था। फिर मैं इस आर्ट को एज अ थेरेपी यूज़ किया उस सिचुएशन में से बाहर आने के लिए। एंड आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑलमोस्ट कोई 9 से 10 महीने बाद, इवन उसकी डेथ के भी 9 महीने बाद, और स्टार्ट मैंने किया था अक्टूबर में। और उस सारे टाइम पीरियड के दौरान सिंस मैं अपने पॉकेट में से ही कर रही थी, तो इतना ज़्यादा मेरे पास बजट नहीं होता था। मैंने एक यान लिया हुआ था, उसी को खोल लेना, बना लेना, उसकी पिक्चर्स लेके पोस्ट कर देना, फिर उसको खोल देना, फिर उसी से ही बना लेना। दैट वाज समथिंग गोइंग ऑन ऐसे ही। फिर मेरा ख्याल जुलाई में आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर, छोटा सा था बटरफ्लाइज कितने अर्सा पहले जुलाई में? 2020, जुलाई 2020 में। और माशाल्लाह अब 4 साल में प्रॉपर एक रनिंग बिजनेस है। यस और उस सिंस वो एक ट्रॉमा से निकलना था, तो आई गॉट अटैच विद द एनिमल्स एज वेल। मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, इमोशनल सपोर्ट कह ले। आई केम आउटसाइड, मैंने बाहर आना तो मैंने देखना कि जानवर रुल रहे होते हैं, कोई इनको पूछता नहीं है और कोई फिक्र नहीं करता। इवन अगर उनको बीमार भी हो जाते थे, कोई गाड़ी उनको मार के चली जाती थी, कोई पूछता नहीं था। जी वो सिचुएशन बनना शुरू हो गई थी कि समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कैसे कर रहे हैं, और ना ही किया जा रहा था। इंसानी जान की इतनी कम वैल्यू क्यों है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे चरिंद परिंद पौधे हो। यस फिर सिंस एक टीनेजर जिसके पास खुद फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो क्या करेगा। अल्टीमेटली आई वाज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। दैट थिंग शुक मी के तुम्हारे पास क्या है, कैसे करोगी, यू हैव टू डू समथिंग। वो एक चीज़ बहुत मुझे पुश किया कि उठो करो कुछ। आई लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहती हूँ, हमारा घर वहाँ पे। मैंने गांव में बाहर निकलना, वहाँ पे औरतें दे वांटेड टू डू समथिंग, दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन सिंस उनके पास कोई स्किल नहीं था, अगर था भी तो इतना बेसिक था कि उसको कोई भी कमर्शलाइज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स देखे एंड देन आई वांट के कोई ऐसा सोल्यूशन हो, जानवरों की भी हेल्प हो, फीमेल्स की भी हेल्प हो, मेरी अपनी भी हेल्प हो। एंड दैट वाज समथिंग, ये सारी चीज़ें ओरिजिन में आ गई कि आई वांटेड टू मेक अ सोशल एंटरप्राइज जहाँ पे द फीमेल वुड बी ट्रेंड एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देमसेल्फ। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसमें से हम 40% एनिमल रेस्क्यू के लिए डोनेट कर देते हैं। एंड सिंस आई एम वर्किंग एज वेल, तो मैं अपने लिए भी एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो बना लेती हूँ फॉर माय माशाल्लाह मंथ। बेटा, वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू नायाब, ऑसम। हुन तुसी फुल मुकम्मल करो, या डन। अभी इसको मैं ग्लू लगाऊंगी एंड देन इसके अंदर मैंने, सिंस हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैं इसको प्रॉपर फ्लावर की शेप नहीं दूंगी, इसको की चेन के साथ अटैच करके वी कैन मेक इट एज अ की चेन। आपके पास टोटल 5 से 6 मिनट है, 5 आप मिनट अपना काम मुकम्मल करें, मैं ज़रा यहाँ वापस आ जाती हूँ। मेरा देखिए ज़िंदगी में कितने लेयर्स होते हैं ना लाइफ में, ट्रू। और हम अब जैसे नायाब से मुलाकात होनी थी आज, तो अब एक्साइटेड कि देखो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट काम कर रही है, हम बात करेंगे। अंदर देखें तो एग्जैक्टली कितनी एक ट्रैजिक स्टोरी जिसके थ्रू एक सक्सेसफुल स्टोरी निकली, यू नो, जहाँ पे कुछ चीज़ें डाउन हुई वहाँ पे अल्लाह पाक ने दूसरी किस्म की चीज़ों से कॉम्पनसेट किया। तो लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस, राइट? अच्छा मुझे अपना बताएं, आजकल काम में क्या मामलात चल रहे हैं? पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, तो जब तक परफॉर्म ना करूँ तो मेरा भी कथारसिस जो है ना वो परफॉर्मेंस के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू। तो नेशनली इंटरनेशनली परफॉर्म कर रही हूँ डिफरेंट इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह में, और उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, साथ पढ़ा रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि इवेंचुअली कहाँ पे देखती हो अपने आप को? इवेंचुअली म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल क्या है? डेफिनेटली गोल तो यही है कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करके जाऊँ जो कि अपना एक मार्क छोड़। डेफिनेटली कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छी चीज़, यू नो, और जो एनरिच करे मेरे मुल्क के म्यूज़िक को। अच्छा जान, यंग लोगों को जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि इनको म्यूज़िक, उनको मशवरा क्या दोगी? क्योंकि आज भी यही डिबेट चलती रहती है, पढ़ा के लाना है या एनजी ले आओ, या क्योंकि ट्यूनर का ज़माना है, अब तो सीखे बगैर तुसी ट्यूनर तो जो मर्जी गा लो तो तुसी ठीक हो। नहीं, बट जब आपने परफॉर्म करना है एक्चुअली, तो वहाँ पे तो लोग जब आपको सुनने के लिए बैठे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप अपना वो टेप चलाएं या सीडी चलाएं। एंड मेहनत
मैं यही कहूँगी कि चाहे आपको कोई भी शौक़ है, कोई भी आप किसी भी आर्ट फॉर्म में हैं, मेहनत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़ें या आप सीखें, मेहनत बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बगैर आई डोंट थिंक कि आप एक उस लेवल पे, उस स्टैचर पे पहुंच सकते हैं। और प्लीज़ एक बात अंडरस्टैंड करें व्यूअर्स कि जस्ट बिकॉज कोई बच्चा या कोई बच्ची ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छा गुनगुना लेती है या गुनगुना लेता है, गाना सिर्फ ये नहीं है कि आपने गाना है दैट्स इट। आपने अपने म्यूजिशियंस के साथ भी चलना है, सुलतार का बैलेंस आना चाहिए। True. अब आपको पता है मेरा पिछले दिनों हम लोगों ने एक छोटा सा कंपटीशन किया, तो बच्चे जो है ना वो गाना गा रहे थे, क्यूट सी सिचुएशन थी। अच्छा वो बच्ची, अच्छा उसको जब बच्ची को म्यूजिशियंस के साथ गवाने की कोशिश की तो वो गा ही नहीं पाई, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि म्यूजिशियंस को नहीं समझ आ रही थी कि वो कौन से उस पर जा रही है और ना ही वो, तो वो काफ़ी फनी सी एक सिचुएशन Exactly. थी जहाँ पे हम, तो ताड़ा काम मुकम्मल हो गया। यस दिखाओ, ये लीजिए हमारा फ्लावर मुकम्मल हो गया है। अब इसको ऑब्वियसली हमने अटैच करना है विद कीचेन keychain. की बेस एंड वी डन। यस सो बात ये है कि ये बड़ा ही एक क्यूट सी चीज़ है जो आप वैसे भी एज यू नो अक्सर ख़वातीन कहती हैं, मर्द हजरात भी कहते हैं, आई नो मैन ऑल्सो जो क्रोशे करते हैं। या मेरी सिंस क्रोशे की वो कम्युनिटी बन गई है ना कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो उसमें 3-4 लड़के हैं, दे आर डूइंग सच अ अमेजिंग जॉब। और पहले ही सेड दैट आई वाज लाइक कि क्या ये सोशल प्रेशर आ जाता है ना कि लड़का ये काम कर रहा है, एंड ही सेड कि पहले मुझे लगता था, बट अभी मैं इतना इसको इंजॉय करता हूँ कि मैं पार्क में भी बैठ के शुरू हो जाता हूँ, मैं क्योंकि रोड यही तो पे भी बात है बैठ ना, के। इट्स वेरी रिलैक्सिंग यू Yeah. नो। चाहे म्यूज़िक आपका पैशन है, चाहे इस तरह के क्रिएटिव आर्ट्स आपका पैशन है, पैशन को प्रोफेशन बना ले तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरा कितने कितने मसले और प्रॉब्लम्स होती है, कम से कम बंदा काम पे जाके ज़रा ईजी हो रहा है। Exactly, यू नो। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच बेटा, Thank you बेस्ट so ऑफ लक विद एवरीथिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। Thank you. और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आमीन। मीरा, you're awesome, you're a friend, you're a Jaan. Thank you for coming today and celebrating so much International for- Music Day with us. Over to you, my darling. मेरे फेवरेट गाने से close जी करें। ज़रूर।